फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का सबसे विश्वसनीय स्वास्थ्य चैनल। आपको गॉल ब्लैडर स्टोन पता चला है अभी अभी और आप चिंतित हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए, दवा लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। गॉल ब्लैडर स्टोन को के लिए डॉक्टर ने एडवाइस किया कि गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दें। क्या किया जाना चाहिए, लेप्रोस्कोपी करें या फिर ओपन सर्जरी करें या कोई सर्जरी ना करें, और क्या क्यों बन गया मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन, क्या कारण है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन दरअसल हमारा लिवर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को मेटाबोलाइज कर रहा होता है, और गॉल ब्लैडर उससे जुड़ी हुई थैली है जिसमें कि हमारा बाइल पिगमेंट कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर जो है और कुछ खास काम नहीं करता, ये बाइल पिगमेंट वहां पर कलेक्ट होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि लिवर ये जो सब कुछ जो मेटाबोलाइज कर रहा होता है, इनके बाय प्रोडक्ट्स थोड़े 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 जमा होते जाते हैं और वो इकट्ठा होके बहुत समय में एक स्टोन का रूप ले लेते हैं। और जब भी ये स्टोन होता है तो कभी कोई लक्षण यूजली कोई नहीं होते हैं इंसान को शुरुआत में, और कोई लक्षण नहीं होते तो पता कैसे चलता है। कभी आपने किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराया था, आपको कोई भी प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी की वजह से कराया आपने, या आपको कोई दूसरी तरह का पेट दर्द जैसे कि पैंक्रियाज में उठा या रीनल स्टोन, किडनी स्टोन का पेट दर्द उठा, और डॉक्टर ने जब किया तो देखा कि गॉल ब्लैडर में भी स्टोन पड़ा हुआ है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन किडनी स्टोन से सर्वथा अलग होते हैं, इनका मैनेजमेंट भी बिल्कुल अलग होता है। दोनों अलग ऑर्गन हैं, दोनों के कारण भी बिल्कुल अलग अलग है किडनी स्टोन से। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन जो होते हैं वो क्यों बनते हैं। देखो, एक तो हाई रिस्क फैक्टर जो होता है सिकल सेल एनीमिया का, आपने नाम सुना हो तो सिकल सेल एनीमिया जिन बच्चों को होता है उनमें मलबरी, शहतूत का पेड़ देखा है आपने, शहतूत का फल छोटे 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 उसमें दाने से होते हैं, वैसे दाने वाले बहुत सारे स्टोन्स सिकल सेल एनीमिया वाले बच्चों में कभी कभी बन जाते हैं गॉल ब्लैडर में। इसे मलबरी स्टोन बोलते हैं। ठीक है, शहतूत वाले स्टोन। दूसरा कारण जो होता है ये एफ 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 मतलब फर्टाइल फीमेल, ओके, 40 फैटी मतलब ओबीस। तो ओबीस फीमेल हो, ओबीस हो, फर्टाइल हो और 40 के अराउंड हो, तो ये भी एक कारण होता है गॉल ब्लैडर स्टोन के हाई रिस्क फैक्टर होने का। करना क्या है, आपको डाइट, सही डाइटरी हैबिट, प्रिवेंशन यही है कि आप जो है एक्सरसाइज करें और सही डाइटरी हैबिट्स रखें जिससे कि लिवर पर अननेसेसरी लोड ना पड़े। बहुत सारा प्रोसेस फूड खाना, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट लेना, ये सब हाई रिस्क फैक्टर्स की ओर ले जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादातर कोई तकलीफ नहीं देता आपको और एक इंसिडेंटल फाइंडिंग के रूप में पता चलता है, लेकिन कभी कभी वहां पर पेट दर्द के साथ आपको पेट दर्द होगा और तब आपको पता चलेगा सोनोग्राफी में। इसी तरह से कभी कभी वहां पर इन्फेक्शन हो जाता है जिसे कोलेंजाइटिस बोलते हैं। कोलेंजाइटिस यदि हो जाता है, गॉल ब्लैडर में यदि इन्फेक्शन हो जाता है तो बहुत तीव्र दर्द उठेगा और तीव्र पेट दर्द, पीलिया हो जाएगा, उल्टियां होंगी, ये लक्षण होंगे। ठीक है, और आपको एडमिट होना पड़ेगा यूजली कोलेंजाइटिस होने पर। यदि गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत दिन तक पड़ा हुआ है तो कभी ना कभी वो इन्फेक्टेड होने का चांसेस बनाता है। साथ ही साथ में गॉल ब्लैडर स्टोन पैंक्रियाटिक डक्ट में खिसक सकता है, और यदि वो खिसक जाएगा तो आपको पैंक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस जो एक बहुत ही खराब कॉम्प्लिकेशन है, पैंक्रियास नाम की जो ग्रंथि है जहाँ से हमारा इंसुलिन बनता है, वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, और वो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन से आपको बहुत उल्टियां, बहुत तेज पेट दर्द होना और बार बार रिकरेंट एपिसोड्स होना, और बहुत क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस हो जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट होना भी मुश्किल हो जाता है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन यदि आप पड़े रहने देते हैं तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपको हो सकता है जिंदगी भर कुछ भी ना हो, लेकिन हो सकता है कि वो पैंक्रियाटिक डक्ट में खिसक जाए तो आपको पैंक्रियाटाइटिस हो जाए या फिर आपको कोलेंजाइटिस इन्फेक्शन हो जाए। साथ ही साथ में गॉल ब्लैडर स्टोन को गॉल ब्लैडर कैंसर के रिस्क फैक्टर से भी एसोसिएटेड देखा गया है विभिन्न स्टडीज में। तो इस वजह से सलाह दी जाती है कि यदि गॉल ब्लैडर स्टोन आपको दिख रहा है तो उसको निकलवा दें। किसको? स्टोन को नहीं निकाला जा सकता है, जैसे किडनी में प्रॉपर स्टोन को निकाला जा सकता है, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोन में, क्योंकि गॉल ब्लैडर एक बहुत एसेंशियल हिस्सा नहीं है बॉडी का, पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल लिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो सही है कहावत, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, कौन सी कहावत फिट होगी पता नहीं। ठीक है, तो जो गॉल ब्लैडर आप निकाल देंगे यदि, तो दोबारा स्टोन वहां पर नहीं बनेगा, और गॉल ब्लैडर निकालने से आपको कोई भी समस्या शरीर में नहीं आती गॉल ब्लैडर निकाल दें तो। और आजकल लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से एडवांटेज है कि मिनिमल इन्वेजिव होती है, मिनिमली इन्वेजिव छोटे से होल्स के साथ, और आपका जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता है।
बहुत जल्दी डिस्चार्ज होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं और काफ़ी सेफ सर्जरी भी आई है। तो उसको लेके फियरफुल नहीं रहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस होंगे तो फिर आप बहुत परेशान होंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन को घोलने की क्या कोई दवा होती है? तो मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी कोई भी दवा नहीं पाई गई है। और लॉजिकली आप देखें तो कोई भी दवा जो घोलने के लिए आप मुँह से खाएँगे, वो ऐसी कौन-सी जादुई दवा होगी जो सेंसर की तरह पूरी बॉडी में जाएगी, पहले स्टमक से एब्ज़ॉर्ब होगी, फिर ब्लड में जाएगी, फिर ब्रेन में, किडनी में, सब जगह जाएगी, हार्ट में जाएगी और गॉल ब्लैडर में पहुँच के सिर्फ़ उस स्टोन को घोलेगी। पॉसिबल है? कि और किसी स्ट्रक्चर को ना घोले? नहीं है पॉसिबल। तो इस तरह के दावों में मुझे तो लगता है कि आपको नहीं आना चाहिए। हाँ, कुछ दवाएँ देते हैं डॉक्टर्स जिससे कि गॉल ब्लैडर ऐसा लगता है कि स्टोन बनने की संख्या में कमी आ सकती है। यूडीसीए वगैरह लिखते हैं, लेकिन इसका डेफिनिटिव ट्रीटमेंट तो गॉल ब्लैडर का रिमूव किया जाना ही है। और प्रिवेंशन में आप फैटी, क्योंकि F1 फैट फीमेल होना तो आप नहीं अवॉइड कर सकते और फीमेल दुनिया में होनी चाहिए और इतनी प्यारी होती है फीमेल्स, तो उनकी बात फीमेल होना चाहिए। 40 एज प्यारा है, उसको भी रिमूव नहीं कर सकते आप, ठीक है? सो ये सब चीज़ सही है, लेकिन फैटी होना तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपना एक्सरसाइज़ कीजिए, डाइट सही लीजिए, यदि कोई हाइपोथायरायडिज्म फीमेल्स को हो जाता है उसको ट्रीट कीजिए। तो ये जानकारी थी गॉल ब्लैडर स्टोन पर। उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि ये चैनल ऑथेंटिक जानकारी का है, कोई भी सेंसेशनल बात सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं होती, तो आप इसे आसानी से रेफ़र कर सकते हैं एक ऑथेंटिक एडवाइस के रूप में, लेकिन अपने डॉक्टर से अवश्य मिलिए। थैंक यू।